तो खबर संसद और देश की सुरक्षा से जुड़ी। सबसे पहले आपको बताते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज क्या करने वाले हैं। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी खबर जानें। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 3 बजे संसद को बताएंगे कि आखिरकार एलएसी पर मौजूदा हालात हैं क्या। विपक्ष लंबे समय से चीन को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहा है और सरकार से जवाब मांगता रहा है। कल भी लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चीन मामले को उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर कई बार हमला कर चुके हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अचानक चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। चीनी जो साजिश हो रहे हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, माननीय प्लीज सीधी साजिश हम देख रहे हैं। गंभीर संवेदनशील विषय पर आप सदन के फ्लोर के नेता हैं, हम गंभीरता से इस पर बीएससी के अंदर चर्चा करेंगे। Keeping in the sensitiveness in the mind and strategic points in the mind, government will take a decision. वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के फैसले पर नई जानकारी दी है। अगर वक्त पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो क्या होता, जानिए सिर्फ 1 मिनट में। देश में समय पर उठाए गए लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों का बड़ा फायदा हुआ है। इस वजह से देश में 37 से 38 हजार लोगों को बचाया जा सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में ये जानकारी दी। It has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. केंद्र सरकार ने कहा कि देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान हुई मौत को लेकर कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस बीच संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के 9 और लोकसभा के 18 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी कुल 27 सांसद कोरोना से संक्रमित हो गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 92,071 मामले मिले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट 78% है। और वहीं आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान सरकार की क्या कोशिश होगी, संसद सत्र में आज से क्या बदलाव होगा, ये देखिए सिर्फ 60 सेकंड में। संसद के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन बाद आज दोपहर 1:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस दौरान संसद में पेश किए जाने वाले कुछ अहम बिलों को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद ही इन्हें संसद में पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र में कुल 47 बिल पेश किए जाने की योजना है। इनमें से 45 बिल और 2 फाइनेंशियल आइटम शामिल हैं। कैबिनेट की यह बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। वहीं आज से इस पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। कोरोना महामारी के बचाव के चलते ये बदलाव किए गए हैं। इतना ही नहीं, सदन में सदस्यों के सीट के बीच कांच की दीवार लगाई गई है ताकि सभी एक दूसरे से अलग रह सकें। बिहार में चुनाव से पहले आज पीएम मोदी बिहार को क्या सौगात देने वाले हैं, 60 सेकंड में पूरी डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में नगर विकास से जुड़ी 7 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बिहार को आज 4 परियोजनाएं जल वाली, 2 परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की और 1 परियोजना रिवर फ्रंट की मिलने जा रही है। इनमें 541 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स का काम बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के तहत बुडको कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 13 सितंबर को पीएम मोदी ने बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया था। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीन भारत की जासूसी करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीडीएस जनरल रावत भी निशाने पर हैं। दुनिया के कई देशों को चीन ने कई तरीकों से परेशान किया है, लेकिन इसमें हालिया समय में जो एक वजह कॉमन पाई गई है वो है जासूसी।
चीन भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों पर जासूसी करवा रहा था और इसमें जी न्यूज के साथ साथ जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है। चीन की चाल को दुनिया के सामने लगातार अपनी कई रिपोर्ट्स में जी न्यूज ने दिखाया है। जी न्यूज ने बताया कि कैसे चीन न सिर्फ जासूसी बल्कि डेटा चोरी के अपराध भी करता आया है। जी न्यूज के शो डीएनए के जरिए हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को पूरे देश का समर्थन मिला था। देश भर से 1 करोड़ लोगों ने जी न्यूज तक अपना समर्थन मिस कॉल के जरिए भेजा था। जी न्यूज ने अपनी कवरेज में लगातार चीन की एप्स की बैन की मांग की थी। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के खिलाफ। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हमेशा की तरह अपना पारंपरिक संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सांसद एकजुट होकर यह संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। सदन के सभी सदस्य एक स्वर से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम कहते हैं उम्मीद है कि संसद एक साथ यह संदेश देगा कि देश जवानों के साथ खड़ा है। जवाब देश का हर नागरिक जवानों के साथ खड़ा है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन पीएम की नीतियों और फैसलों के पीछे मुझे संदेह है। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के बीच में शुरू हुए मॉनसून सत्र को लेकर सभी सांसदों का मानना है कि कोविड है तो कर्तव्य भी है और वो इसके लिए सभी सांसदों को बधाई देते हैं। खालिद सैफी ने क्या खुलासा किया है, उसने किन खास लोगों के नाम लिए हैं, जानिए सिर्फ 60 सेकंड्स में। दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार खालिद सैफी ने खुलासा करते हुए कहा कि स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव के जरिए तिरंगा चूड़ियां आई थी। खालिद सैफी ने यह भी बताया कि प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ जुटाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये तिरंगे वाली चूड़ियां बांटी गई थी ताकि पुलिस प्रोटेस्ट साइट से लोगों को न हटाए। आरोपी खालिद ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि योगेंद्र यादव से बात होने के बाद ही 100 दर्जन तिरंगा चूड़ियां प्रोटेस्ट साइट पर भेजी गई थी और 100 दर्जन तिरंगा चूड़ियों को दिल्ली के अलग अलग प्रोटेस्ट साइट पर बांटा गया था। खालिद सैफी ने यह भी कहा कि इसके पीछे का मुख्य मकसद ये था कि तिरंगा चूड़ी बांटने से महिलाओं की भीड़ जमा होगी। महिलाएं चूड़ियां लेने आएंगी, जितनी ज्यादा भीड़ दिखेगी उतना पुलिस अपने आप को प्रोटेस्ट साइट से दूर रखेगी। आपका यह भी जानना जरूरी है कि खालिद सैफी के साथ साथ यूएपीए के तहत उमर खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर खालिद पर लोगों को उकसाने और फंड उपलब्ध कराने का भी आरोप है। उमर खालिद को अब 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब 1 मिनट में जानिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम क्यों लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कल इसे लेकर ट्वीट किया। इसमें लिखा है, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा ये संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सीएम योगी ने यूपी सरकार के पर्यटन विभाग को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने इस म्यूजियम के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वैभव को पूरी दुनिया में फैलाने का लक्ष्य रखा है। म्यूजियम में मराठा साम्राज्य के दौर की तमाम चीजों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी यहाँ विशेष सुविधा होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुरोहितों की फिक्र हो रही है। क्या करने वाली है ममता बनर्जी, देखिए 60 सेकंड में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के 8,000 से ज्यादा गरीब ब्राह्मण पुजारियों की याद आई है। ममता बनर्जी सरकार इन्हें 1,000 रुपए का मासिक भत्ता और मुफ्त आवास देने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक जिन पुजारियों के पास घर नहीं है उन्हें बांग्ला आवास योजना के तहत मुफ्त में घर दिए जाएंगे। इससे पहले ममता सरकार ने कोलाघाट में एक अकादमी स्थापित करने के लिए सनातन ब्राह्मण संप्रदाय को मुफ्त में जमीन दी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के मौके पर राज्य में एक नई हिंदी अकादमी के साथ दलित साहित्य अकादमी स्थापित करने की भी घोषणा की।
इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार ने 2018 में राज्य की दुर्गा पूजा कमेटियों को करोड़ों रुपए बांट दिए। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जाहिर है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ममता सरकार का हिंदुत्व प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जेएनयू के छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद उसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड की मांग की। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा कि इस केस से जुड़े 11 लाख पन्नों के दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इन पर उमर खालिद से पूछताछ करनी है, इसलिए उसे रिमांड की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली दंगों का प्लान बनाया। इसके लिए कई मीटिंग भी की। मीटिंग में भारत को तोड़ने की बात करने वाला शर्जील इमाम समेत दंगा गैंग के कई जिहादी मौजूद थे। ये एक तरह से आतंकी हमला था, 26/11 जैसा आतंकी हमला दिल्ली के ऊपर जो फरवरी में किया गया। महीनों की तैयारी, प्लानिंग, डेट डिसाइड करके इन्होंने दंगे किए। और अब देश के बाहर नहीं जाएगा प्याज, क्यों लिया गया अचानक ये फैसला, जानिए 1 मिनट में। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के चलते इस बार प्याज की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें भी काफी बढ़ रही हैं। थोक मंडियों में 8 अगस्त के बाद से प्याज की कीमत बढ़ रही है। पिछले साल बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया था। इसके बाद जब प्याज के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने सितंबर 2019 में भी प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। पिछले साल महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.